हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के 2023 एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन करवाएंगे। सभी चैप्टर के क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ईच एंड एवरी चैप्टर के असर्शन रीजन करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। तो जैसे मुझे लगेगा कि भाई अगर टाइम सीरीज के चैप्टर से असर्शन रीजन नहीं आना, तो वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा। अगर मुझे लगेगा कि एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से असर्शन रीजन नहीं आना, तो मैंने उस चैप्टर को यहां पर इंक्लूड नहीं करा है। मैं आपका टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, तो इस वीडियो के अंदर ईच एंड एवरी चैप्टर का मतलब है जो मुझे लगता है उन चैप्टर का असर्शन रीजन क्वेश्चन 100% है, और जो मुझे नहीं लगता कि भैया फालतू का चैप्टर है, इस चैप्टर से असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो वाला चैप्टर हमने इस वीडियो में नहीं रखा है आप लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, वैसे कंप्लीट आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए 2023 एग्जाम्स के लिए। तो क्या कहते हो मेरे दोस्तों, आप सब तैयार हैं? बताइए ना, क्या आप सब तैयार हैं इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन करने के लिए क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए? आइए फटाफट तेजी में स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों को मालूम होगा कि हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स 2023 एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, चाहे वन शॉट की बात हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात हो, चाहे सैंपल पेपर की बात हो, ये वाला आपको अभी के टाइम पर देखने की जरूरत नहीं है। ये वाले बिल्कुल बेसिक लेक्चर हैं, बिल्कुल बेसिक लेक्चर। जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, उन लोगों ने ये वाला लेक्चर देखा होगा, लेकिन आपको अभी के टाइम पर ये वाला लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आप इन तीन को देखो, और इसके साथ में केस स्टडी क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, केस स्टडी की भी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है, और असर्शन रीजन का वीडियो तो अभी आप देख रहे हैं। तो आइए फटाफट तेजी में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन मॉड्यूलो अर्थमेटिक का है। ठीक है, मॉड्यूलो अर्थमेटिक का है। या फिर एक काम करते हैं, देखो बात क्या है, आपके एग्जाम में ना 19 और 20 नंबर पे 19 नंबर भी 20 नंबर भी दोनों के दोनों जो है वो असर्शन रीजन रहेंगे। तो इसलिए मैंने हर जगह पे 1920 1920 1920 1920 लिख दिया है, सो डैट जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को रीड करो आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। तो 1920 क्वेश्चन के लिए ये सेम स्टेटमेंट रहेगी। क्या स्टेटमेंट रहेगी कि भैया असर्शन रीजन है, तो अपने एग्जाम में जाकर फटाफट समझ आना 19 और 20 नंबर पे असर्शन रीजन क्वेश्चन होगा। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी इनमें से किसी एक ऑप्शन पर टिक करना होगा। तो ए ऑप्शन क्या कहता है? बोथ असर्शन। देखो यार, मेरे से ना ये असर्शन सही से बोला नहीं जाता, तो मैं असर्शन को रिप्लेस करता हूं स्टेटमेंट से। तो पूरी वीडियो के अंदर जहां पर भी मैं स्टेटमेंट बोलूंगा उसका मतलब होगा असर्शन। ठीक है, तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट और आपको उस स्टेटमेंट का रीजन दे रखा होगा। स्टेटमेंट भी दे रखी होगी और उसका रीजन भी दे रखा होगा। आपको देखना होगा क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये रीजन सही है। अगर सही है, अगर सही है तो क्या रीजन करेक्ट रीजन है? वही यहां पे लिखा हुआ है, देखो स्टेटमेंट और रीजन दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है वो स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीजन और स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है वो स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? स्टेटमेंट को भी एनालाइज करना है, रीजन को भी एनालाइज करना है। अगर रीजन सही आंसर है, सही मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए बनेगा। गलत एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों ट्रू हैं। तीसरा क्या है? भैया स्टेटमेंट तो सही है, रीजन गलत है, तो इस पे टिक कर देंगे। स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, सी पे टिक कर देंगे। स्टेटमेंट गलत है, रीजन सही है, जो रीजन में लिखा गया है वो एकदम सही लिखा गया है, लेकिन स्टेटमेंट गलत है, तो डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में भी इन्हीं तरह के 4 ऑप्शन हमेशा रहेंगे, और ऐसे ही लिखा आएगा 19-20 नंबर पे असर्शन रीजन है, तो उसके हिसाब से ए बी सी डी बता दो क्या आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, असर्शन कहता है क्या इस वाली वैल्यू का आंसर ये होगा? मेरे दोस्तों, क्या 486 और 729 को 12 के टेबल पे डिवाइड करने पे आंसर 3 होगा? बच्चे लेवल का सवाल है मेरे दोस्तों, बच्चे लेवल का सवाल है। आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है। फटाफट तेजी में 486 को 12 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है। 486 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, 12 4 जा 48, माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 जो है वो 12 से छोटा है, छुट्टा नंबर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर नंबर 1 आ गया है आपका 6। फिर 729 है, 729 को हम डिवाइड करेंगे 12 के टेबल पे, 12 इंटू 6 करेंगे तो 72 होगा, माइनस करने पे वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कि रिमाइंडर नंबर 2 आ गया है 9। ठीक है भैया, रिमाइंडर नंबर 1 6 है, रिमाइंडर नंबर 2 9 है। क्वेश्चन कहता है कि इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। मेरे दोस्तों 15 रिमाइंडर नहीं हो सकता, 15 वैल्यू 12 से बड़ी है, 15 रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो 12 को दोबारा डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 12 वन जा 12 करेंगे, माइनस करने पे 3 वैल्यू बनेगी। इन्होंने भी यहाँ पर 3 लिख के दिया हुआ है, यानी कि ये बात सही है, जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो बिल्कुल सही लिखी गई है। तो क्या आपने उस स्टेटमेंट को यूज करने के लिए ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करा? बिल्कुल, हमने ऐसे ही तो सोल्व करा, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करा और उनको ऐड करके पता करा कि करेक्ट रिमाइंडर क्या है। तो ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा आंसर होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको छोटी सी बात समझ आ गई है? ए भी सही है, आर भी सही है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अगर आप इनके मल्टीप्लाई को 7 पे डिवाइड करेंगे तो यार क्या रिमाइंडर 2 होगा? और क्या आप इसको सोल्व करने के लिए इसका ही यूज करेंगे? बिल्कुल इसका यूज करेंगे मेरे दोस्तों, 101% हम इसी का यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के सेपरेट डिवीजन करके रिमाइंडर पता करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके करेक्ट रिमाइंडर पता करेंगे। तो पहले 186 है, 186 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 टू जा विल बी 14, माइनस करेंगे 4 और 6 होगा, ठीक है, फिर 6 पे डिवाइड कर देंगे 42 होगा, माइनस करने पे 4 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये रिमाइंडर नंबर 1 है। फिर 93 को डिवाइड करेंगे 7 पे, तो 7 वन जा विल बी 7, माइनस करेंगे 2 और 3, फिर 7 थ्री जा विल बी 21, माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2 रिमाइंडर। ठीक है, सेकंड रिमाइंडर 2 आ गया, हमें इन रिमाइंडर को मल्टीप्लाई से कनेक्ट करना है, वैल्यू 8 आ गई। क्या 8 रिमाइंडर हो सकता है? 8 वैल्यू 7 से ग्रेटर है तो 8 रिमाइंडर नहीं हो सकता है। इसको दोबारा 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 वन जा 7, माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। ओ हो मेरे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 2 रिमाइंडर आ रहा है? हमने तो पता करा कि भैया 1 रिमाइंडर है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, पता करा 1 रिमाइंडर है, यानी कि ये वाला वैल्यू फॉल्स है। ठीक है मेरे दोस्त, ए वैल्यू फॉल्स है। अब अगर ए वैल्यू फॉल्स है तो आप ऑप्शन डी पे टिक कर दो मेरे दोस्तों। ठीक है, ए वैल्यू फॉल्स है ना, देखो ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देंगे, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। भाई स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, अगर स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है तो ऑप्शन डी पे हम टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रीजन तो सही था, रीजन सही है लेकिन स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया। फिर देखो भाई, एक हमने एलिगेशन का भी लिया है, बिल्कुल बच्चे लेवल का क्वेश्चन है। ये तो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी एकदम सही है, रीजन एकदम सही है। ठीक है, एलिगेशन का रीजन एकदम सही लिखा हुआ है। लेकिन अब इसको देखो आप क्या कहता है स्टेटमेंट में, द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक। भैया कॉपर और जिंक का रेशो दिया हुआ है 13 और 7। ठीक है, 13 और 7 आपको रेशो दिया हुआ है। एक ब्रास कोई आप आइटम मान लो, ठीक है, लोहे का कोई पदार्थ मान लो, तो लोहे के पदार्थ में ये जिंक और कॉपर ऐसे ऐसे है, 13 और 7 है। अगर ये लोहे का आइटम 100 केजी का हो तो क्या उसमें 35 केजी जिंक होगा? तो जिंक का पता करो। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ जिंक पता करो आप, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ जिंक। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ जिंक पता करो, क्वांटिटी ऑफ जिंक क्या बनेगा भैया? जिंक का वैल्यू 7 है, 7 को डिवाइड करेंगे रेशो के टोटल से, रेशो का टोटल है 2020, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में टोटल 100 दिया हुआ है, 0 से 0 कट गया, 2 पे ये कट गया, 5 आ गया, 7 5 जा हो गया 35 यूनिट है केजी। तो बिल्कुल सही है, क्वांटिटी ऑफ जिंक 35 केजी है, वही इन्होंने लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ जिंक 35 केजी है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बेसिक रेशो का यूज करा, हमने इस वाली स्टेटमेंट का यूज नहीं करा। तो स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन सही करेक्ट मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, बी वाला आंसर हो गया इसका। स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है,
लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है गाइस, ओके। ध्यान रखना 19-20 नंबर पे आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहते हैं भाई रोहन जो है, रोहन बाबू क्या कर रहे हैं, रोहन जो है वो बोट को चला रहे हैं 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में। तो x की वैल्यू आपको दे रखी है भैया 16 है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12, यानी कि y का वैल्यू जो है कुल मिलाकर के 12 है, देन द स्पीड, सॉरी हाँ सही है, देन द स्पीड ऑफ रोहन विद द स्ट्रीम विल बी 26। बताओ मेरे दोस्तों, विद द स्ट्रीम का स्पीड 26 होगा। विद द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम बोले तो डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एडिशन होता है। तो एडिशन में इनको आप ऐड करो, कितना आएगा, 4 और 6 और 2 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 28 हो गया। यहाँ पे कहते हैं 26 होगा, नहीं होगा भैया, फॉल्स है, ये ए फॉल्स है, ए फॉल्स है। ऑप्शन डी पे टिक कर दो, सोचना मना है मेरे दोस्तों, ए फॉल्स है। अगर ए फॉल्स है तो ऑप्शन डी आंसर है, चाहे आर पे कुछ भी लिखा हो। लेकिन आप आर को रीड कर लो, देखो कहते हैं कि भैया अगर स्टिल वाटर का स्पीड x है, स्ट्रीम का स्पीड y है, तो क्या डाउन स्ट्रीम का स्पीड एडिशन होगा, बिल्कुल एडिशन होगा। ये वाला एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट का फाइनल वैल्यू गलत है, वहां पे 28 होना चाहिए था, 26 दिया हुआ है, जो कि गलत बात है। तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखो भैया पाइप और सिस्टम। पाइप और सिस्टम कहते हैं कि भैया ए और बी जो है वो 20 घंटे और 30 घंटे में पाइप को भरेंगे। अगर दोनों के दोनों पाइप को एक साथ ओपन करें तो पाइप ए शुड बी क्लोज आफ्टर 8 आवर सो दैट द टैंक इज फिल इन 18 आवर। भैया जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट एकदम सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 आवर, ठीक है, ए 20 आवर है। बी का टोटल वैल्यू दिया हुआ है अपने को 30 आवर, ठीक है, ए 20 आवर है और अपना बी 30 आवर है। तो कहते हैं कि भैया दोनों पाइप को एक साथ ओपन करा, तो हमने ए को क्लोज कर दिया 8 घंटे बाद। ठीक है, ए को हमने क्लोज कर दिया है 8 घंटे बाद। तो क्या पूरा का पूरा टैंक 18 घंटे में फिल हो जाएगा? तो पता लगाते हैं, देखो हम यहाँ पे नोट करते हैं, ये जो है पूरा टोटल वर्क है, ठीक है, ये टोटल वर्क है, ठीक है, ये टोटल वर्क है। और यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी दोनों के दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। ए और बी में ने मिलकर काम कब तक करा, जब तक ए ने 8 घंटे तक काम करा, ठीक है, 8 घंटे तक इन्होंने काम करा। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या, 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों एक साथ 8 घंटे तक थे। उसके बाद ए छोड़ के चला गया, तो सिर्फ बी अकेला काम कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी दोनों ने दोनों मिलकर कितने समय तक काम करा है, 8 घंटे तक करा है। और मान लेते हैं बी ने अकेले कितने घंटे तक करा है, टी आवर्स में करा है। तो ये टी का वैल्यू पता करेंगे और चेक करेंगे क्या इसका टोटल वैल्यू 18 आता है, ठीक है, क्या इसका टोटल वैल्यू 18 आता है, ये हम पता करेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट तेजी में देख लेते हैं। तो पहले हमें b का एफिशिएंसी चाहिए, b का एफिशिएंसी 1/30 हो जाएगा। a और b का एफिशिएंसी चाहिए, देखो हम यहाँ पे नोट करते हैं, 8 घंटे तक काम करेंगे a और b दोनों मिलके, यानी कि n ऑफ a प्लस में n ऑफ b दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर इसमें एडिंग करेंगे b, सॉरी टी आवर्स तक काम करेगा अकेला अकेला b। तो कुल मिलाकर के काम पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क कितना रहता है, टोटल वर्क 1 रहता है हमेशा। तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई एन ए में एडिंग करेंगे 8 मल्टीप्लाई एन बी, फिर एडिंग करेंगे टी इंटू में एन बी और इक्वल टू में लिखेंगे 1, ठीक है। 8 सेम रहेगा, एन ए का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/20, फिर यहाँ पे 8 सेम रहेगा, एन बी का रेसिप्रोकल 1/30, फिर एडिंग करेंगे टी सेम और एन बी का वैल्यू 1/30 और इक्वल टू में 1। अब इसको सोल्व करना है और पता लगाना है टी का आंसर कितना है, ठीक है भैया, ओके। इसको सोल्व करेंगे, पता करेंगे टी का वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भैया, टी अपॉन में 3030, टी अपॉन में 3030 इज इक्वल टू, मैंने इसको नोट करा, टी अपॉन में 3030 इसको नोट करा, इक्वल टू में 1 माइनस करेंगे पहले ये वाला वैल्यू, 8 और 20 है, तो ऐसे करके 8/20, फिर माइनस में ये वाला वैल्यू, तो 8 अपॉन में 3030। तो यहाँ पे t अपॉन में 3030 इज इक्वल टू 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, -20 के टेबल पे 63 पे आएगा, और 8 3 जा होता है 24, 30 पे 60 आएगा 2 पे, और 8 2 जा होता है टोटल 16। 24 में अगर आप एडिंग करेंगे 16 तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है भाई, कितनी हो जाएगी 40, यानी कि आंसर बना है 40, सॉरी आगे 60 भी तो है, आगे 60 भी तो है, तो 60 में 40 माइनस करेंगे 20। ठीक है भैया, 20 अपॉन में 60, 0 कट करेंगे तो 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, तो यानी कि t अपॉन में 30 का जो वैल्यू है ये 1/3 है, तो कह सकते हैं t का वैल्यू 10 है। ठीक है मेरे दोस्तों, t का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू पता करा तो 10 आवर है, तो 10 आवर ये वाला, 8 आवर ये वाला, दोनों को ऐड करने पे क्या ये 18 आ रहा है मेरे दोस्तों, दोनों को ऐड करने पे क्या 18 बनता है, 100% बनता है। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि 18 घंटे में पूरा टैंक फिल हुआ है, यानी कि ये एकदम सही है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू वैल्यू। अब लिखा हुआ है टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज टेकन पॉजिटिव, जो टाइम लिया जाता है, जो पाइप टंकी को भरता है उसका टाइम प्लस होता है, बिल्कुल प्लस होता है। जो पाइप टंकी को खाली करता है, एम्प्टी करता है, क्या उसके टाइम को कैलकुलेशन करने के लिए माइनस लिया जाता है, बिल्कुल माइनस लिया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन का स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमने इस वाले को मतलब जो रीजन लिखा हुआ है उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करा, तो ए सही है, आर सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आंसर आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, अरे आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बताइए, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा एग्जाम में। आप सोच रहे हो इसके अंदर शॉर्टकट लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा कि भैया ए सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, रेसिस गेम का क्वेश्चन कहता है भाई 50 मीटर का रेस है, ए ने स्टार्ट दिया है बी को 5 मीटर का, ए ने बी को बोला कि बेटा छुट्टे भाई तू जरा मेरे से 5 मीटर आगे खड़ा हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए पूरा 50 मीटर रन करेगा, और इसके कंपैरिजन में सी जो है 5 मीटर कम रन करेगा, 45 मीटर रन करेगा। ठीक है, फिर ए ने ही स्टार्ट दिया हुआ है सी को 14 मीटर का, तो ए ने बोला देख भैया हम तो पूरा 50 मीटर दौड़ेंगे, हम तुमसे बहुत बड़े हैं, तो सी को बोला गया कि भैया देख सी तू मेरे से 15 मीटर आगे खड़ा हो जा, चल फटाफट आगे दौड़ जा 15 मीटर, तो 15 मीटर आगे दौड़ जा, यानी कि सॉरी 15 नहीं 14 मीटर आगे दौड़ जा, तो सी को बोला कि तो 36 मीटर ही रन करेगा। ठीक है, सी जो है वो 36 मीटर रन करेगा, तो आपको बताना है जो बी है क्या वो सी को 40 मीटर का स्टार्ट देगा, अगर 50 मीटर का रेस होगा, तो आप यहाँ पे पहले बी और सी का रेशो कर लो। ठीक है, बी और सी का रेशो करोगे, बी का वैल्यू 45 है, सी का वैल्यू 36 है, 9 के टेबल पे कट करेंगे तो 9 5 जा और 9 4 जा, तो बी अपॉन सी, बी और सी का जो रेशो है मेरे दोस्तों वो 5/4 है। अब आप यहाँ पे देखो कि कौन बी और सी में से कौन सा बंदा पूरी रेस करेगा, बी अगर सी को स्टार्ट देगा तो बी पूरा 50 मीटर रन करेगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू 50 होना चाहिए, अगर बी का वैल्यू 50 है तो सी का वैल्यू पता करना है, इक्वल टू में 5/4, 5 से ये कट करा, यहाँ पे 10 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सी की वैल्यू 40 आ गई, तो यस बिल्कुल सही है, बी जो है वो सी को 40 मीटर का स्टार्ट देगा। नहीं रुको 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 भैया, इसका मतलब ये है कि अगर बी पूरा 50 रन करेगा, ठीक है बी 50 रन करेगा, तो हमारा सी 40 रन करेगा। अभी मिस्टेक हो जाती यार, अभी मिस्टेक हो जाती, बी अगर 50 रन करेगा तो सी 40 रन करेगा, तो स्टार्ट कितने का मिलेगा, 10 मीटर का मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट कितना मिलेगा, 10 मीटर का स्टार्ट मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बी गिव ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, गलत है, गलत है भैया, गलत है, गलत है, फोल्स है। अगर ये फोल्स है तो हम ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे। ठीक है, अगर ये वाला वैल्यू फोल्स है तो 100% ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, ए वैल्यू फोल्स है तो ऑप्शन डी आंसर है, सोचने वाली बात ही नहीं है भैया, ए गलत है मेरे दोस्तों, ए वैल्यू गलत है। अगर ए वैल्यू गलत है तो वो सिर्फ ऑप्शन डी में लिखी हुई है कि भैया ए वैल्यू गलत है, बस बात खत्म है, सोचना मना है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, अभी मेरे से गलती हो जाती, अभी के अभी हम गलती कर देते, बी 50 रन करेगा, सी 40 रन करेगा, तो बी ने सी को 10 मीटर का गैप दिया है। ठीक है, 40 मीटर का गैप नहीं दिया है। ओके मेरे दोस्तों, बात समझ आ रही है आपको?
फिर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं अगर ए कोई भी एक रियल नंबर है, बहुत ही बढ़िया बात है, शानदार बात है, तो क्या ए प्लस वन बाय ए ये होगा? बिल्कुल ये होगा, 100% ये होगा। इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व किया करते हैं ए एम और जी एम के कंसेप्ट पे, ठीक है, ए एम और जी एम के कंसेप्ट पे सोल्व करते हैं। ए एम वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है जी एम वैल्यू से, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा, ए प्लस वन बाय ए ग्रेटर इक्वल टू ही आएगा, 100% ये सही लिखा हुआ है, ट्रू वैल्यू है। तो क्या हमने इसको सोल्व करने के लिए ये यूज करा? बिल्कुल ये यूज करा। ये ए एम जो है वो ये लिखा हुआ है, जी एम जो है वो ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ये यूज करा है, ये भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है भैया, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सोचना मना है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का असर्शन रीजन था, ऑप्शन ए पे हमने टिक कर दिया, ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे फटाफट तेजी में इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ए और आर दोनों सेम दे रखे हैं, बट यहाँ पे लास्ट का टाइम अलग है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट का टाइम अलग है। तो यानी कि मतलब ये है कि आइदर इसमें से ए सही होगा और आर सही होगा, दोनों में से कोई एक सही है, वो हमें देखना है क्या है। तो इलेक्ट्रिक पंप जो है वो 3 घंटे में पानी फिल करता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पंप ए है, ठीक है, भरने वाला ए है, तो ए जो है वो 3 घंटे में पानी भर देगा। बिकॉज ऑफ लीकेज इन द टैंक इट टुक 3 1/2 आवर्स, 3 1/2 को पहले सोल्व करके लिख देते हैं, 7/2 है, ठीक है भाई, 7/2 है, 3 2 6 + 1 7। तो भैया लीकेज भी हो रही है, पानी भर भी रहा है, लीकेज भी हो रही है, भर भी रहा है, लीकेज भी हो रही है, भर भी रहा है, लीकेज भी हो रही है, भर भी रहा है, इसका मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो a प्लस बी का कंबाइन वैल्यू जो है वो 3/2 दिया हुआ है, ठीक है भाई, a प्लस बी का कंबाइन वैल्यू कितना है? 3/2 आवर दिया हुआ है। तो आपको बताना है अगर टैंक पूरा भरा हुआ हो तो लीकेज को कितना समय लगेगा टंकी को खाली करने में? 21 घंटे लगेंगे या 1/21 आवर्स लगेंगे? यार सुनो सुनो मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो, इफ द टैंक इज फुल द लीक विल एम्प्टी द टैंक इन 1/20 आवर, 1/21 आवर्स, ये क्या है? पूरा टाइम 1/21 कैसे हो सकता है यार? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, माइंड लगाओ यार, 1/21 कैसे हो सकता है? 1/21 रेसिप्रोकल वैल्यू तो एफिशिएंसी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 1/21 एफिशिएंसी होता है, यस और नो? तो यानी कि ये वाला वैल्यू फॉल्स है और ये वाला वैल्यू ट्रू है। तो अगर ऐसा है तो ए ट्रू है, तो ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे, बिना सोल्व करे आंसर आ गया, बताओ, बिना सोल्व करे आंसर आ गया। मैंने पहले नहीं रीड करा यार, मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने इतना सब कुछ आपका टाइम खराब करा। अगर मैं पहले ही ढंग से देख लेता कि भैया ये तो एफिशिएंसी लिखी हुई है और आपको यहाँ पे टोटल टाइम बताना है, तो टोटल टाइम एफिशिएंसी थोड़ी होता है, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी होता है। तो ए सही है, आर गलत है, आर वैल्यू फॉल्स है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए टेंशन मत लो, मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैं अभी। तो आप भाई यहाँ पे ऐसे लिखो, देखो n ऑफ a प्लस बी, ठीक है, n ऑफ a और n ऑफ b का जो टोटल है वो इसका रेसिप्रोकल है 2/7 है, ठीक है, फिर a का रेसिप्रोकल 1/3 है, n ऑफ b पता करेंगे, इक्वल टू में 2/7 है, फिर n ऑफ b का वैल्यू बन जाएगा 2/7 माइनस में 1/3, ठीक है भाई, फिर ये आएगा n ऑफ b इज इक्वल टू 3 2 6 और यहाँ पे 7/21, 7 3 का एलसीएम 21, तो एन बी का वैल्यू बन गया है माइनस में 1/21, माइनस का मतलब है ये लीकेज है, ठीक है, माइनस का मतलब लीकेज है। तो बी का टोटल टाइम कितना बना? 21 आवर बना, वही मैंने आपको बोला था कि भैया 21 ही आएगा, तो टोटल टाइम 21 है, ना कि 1/21 है। तो हमने तो पहले ही आंसर टिक कर दिया, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखो भाई एक मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स चैप्टर के क्वेश्चन में भी आपको ए और आर दोनों सेम दे रखे हैं, और आपको देखना है कि अगर ए स्क्वायर आई है, ठीक है, इसमें और इसमें अगर ए स्क्वायर आई है तो इनमें से कौन सा वैल्यू सही होगा? ये वाला वैल्यू सही होगा या फिर ये वाला वैल्यू सही होगा, ठीक है, आइदर ये वाला वैल्यू सही है या फिर ये वाला वैल्यू सही है, तो कौन सा वैल्यू सही है ये अपने को देखना है, चेक करना है और फिर आंसर टिक करना है। तो आप एक काम करेंगे, देखिए पहले हम ए स्क्वायर कर लेते हैं, इसको ए स्क्वायर आई करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर नोट कर लेते हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, माइनस अल्फा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पर भी अल्फा है, बीटा है, गामा है, माइनस अल्फा है, इसको भी क्लोज कर दिया, और एक कह रहे हैं इक्वल टू आई है,
आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो फटाफट तेजी में यार। अल्फा को अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा को गामा से करेंगे तो प्लस में बीटा गामा आ जाएगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा आ गया। फिर अल्फा को बीटा से करा हमने, अल्फा को बीटा से करा तो अल्फा बीटा आ गया। गामा को अल्फा से करा, सॉरी बीटा को अल्फा से करा, माइनस अल्फा से करा तो माइनस में अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। फिर गामा को हमने अल्फा से करा तो अल्फा गामा आ गया। ये वाला माइनस अल्फा गामा पे गए तो माइनस अल्फा गामा हो गया। अल्फा को हमने, सॉरी गामा को बीटा पे लेके गए तो बीटा गामा हो गया, ठीक है। अल्फा को अल्फा पे लेके गए तो प्लस में अल्फा स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू में यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। इनको कंपेयर कर लो तो आप लिखेंगे अल्फा स्क्वायर एडिंग में बीटा गामा इज इक्वल टू में 1। इन्होंने 0 करके नोटेशन दे रखी है तो 1 में माइनस करेंगे अल्फा स्क्वायर, माइनस करेंगे बीटा गामा इक्वल टू में 0, ठीक है। 1 पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है, तो माइनस वाला वैल्यू सही है, यानी कि ये वाला वैल्यू ट्रू है और ये वाला वैल्यू फॉल्स है, ठीक है भैया। ए वैल्यू फॉल्स है, ए वैल्यू फॉल्स है तो इस पे टिक कर देंगे हम, ठीक है। डी पे टिक कर देंगे भैया, डी जो है उस वो बनता है इसके अंदर, ए वैल्यू फॉल्स है, आर वैल्यू ट्रू है, ठीक है भाई, ओके। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे ना यार, आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन को 100% सोल्व करना पड़ेगा, बिना सोल्व करे कुछ पता नहीं चलेगा, तो सोल्व करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। 100% क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि सिनेरियो क्या है। इसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कहता है कि भैया ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है, क्या ए प्लस बी का स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर बनेगा। और इसका रीजन दिया हुआ है ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ए बी और बी ए मेरे दोस्तों बराबर नहीं है। तो ए बी और बी ए अगर बराबर नहीं है मेरे दोस्तों, ए बी और बी ए बराबर नहीं है तो फिर ये वाला आइडेंटिटी नहीं बनेगा। ए बी और बी ए बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, रुको रुको रुको, हाँ सही तो कह रहा हूं मैं, अगर ए बी और बी ए बराबर नहीं है तो ये वाला आइडेंटिटी नहीं बनेगा मेरे दोस्तों। ए बी और बी ए अगर बराबर हैं, ये दोनों वैल्यू अगर बराबर है तभी ये वाली आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अदरवाइज ये वाली आइडेंटिटी नहीं बनेगी। यानी कि यहाँ पर जो इक्वल टू लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, ये वाला वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। ए वैल्यू फॉल्स है मेरे दोस्तों, ए वैल्यू फॉल्स है, और ए वैल्यू फॉल्स कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। बिना सॉल्व करे हमने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर डी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ए वैल्यू गलत लिखी हुई है, ए प्लस बी स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर नहीं होता है। अगर वो होता है तो ये वाली आइडेंटिटी प्रूव होनी चाहिए, ए बी और बी ए बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ए बी बी ए बराबर है नहीं है, चेक कर लेते हैं फटाफट तेजी में स्पीड से। एक बार आंसर को हटा देते हैं, ठीक है। ए बी और बी ए चेक कर लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये ए लिख दिया, फिर मैंने बी लिख दिया, -1 है, 4 है, 0 है, 5 है। फटाफट तेजी में हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को -1 से करेंगे -1 होगा, 2 को 0 से करेंगे तो -1 ही रहेगा, सिंपल सी बात है। 1 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, 5 को 2 से करेंगे 10 होगा, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 14 होगा। 2 को 1 से करेंगे, -1 से करेंगे -2 होगा, और 2 को 4 से करेंगे 8 होगा, 8 और 15 करेंगे 15, और 8 कितना होता है 15, 15 और 8 23 होता है, ठीक है, 15 और 8 23, ठीक है ना भैया, 15 और 8 23, 15 और 8 सही है ना, हाँ सही है, 15 और 8 23, तो ये ए बी का वैल्यू है। अब बी ए का वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि -1 4 0 और 5 ये हमने पहले लिख दिया, और बाद में 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। ये देख लेते हैं, ये बी ए का वैल्यू है, ठीक है, दिस इज बी ए वैल्यू। तो -1 को 1 से करेंगे -1 ही होगा, ठीक है, 4 को 2 से करेंगे 8 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 7 होगा। भैया मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा, मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा, यहाँ पर वैल्यू -1 है, यहाँ पर वैल्यू 7 है, बराबर कैसे हो सकता है भैया? इक्वल होने का मतलब है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होगा, तो क्या -1 7 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो हमने जो टिक करा था वो एकदम सही है, ठीक है, ये वाला वैल्यू सही लिखा हुआ है, ए बी बी ए बराबर नहीं है, और ऊपर वाला वैल्यू गलत है, तो ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सोचना मना है।
मेरे दोस्तों आपको अपने एग्जाम में ये सब चीज़ें रफ वर्क में करनी है, फटाफट आंसर पे टिक करना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो हमने पता लगा लिया इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट वो ऑप्शन नंबर डी है। इररिस्पेक्टिव कि आपने कितना सोल्व करा, पूरा कंप्लीट सोल्व करा, आधा सोल्व करा, कैसे सोल्व करा, ये सारी कैलकुलेशन रफ में जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लेना, ये सारी कैलकुलेशन रफ में जाएगी, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो भाई ये वाला क्वेश्चन कहता है माइनर, एक एलिमेंट का माइनर क्या -3 होगा, तो कौन से एलिमेंट का माइनर यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट कर लो A13। क्या A13 का माइनर -3 होगा? हमें क्या पता होगा नहीं होगा, अरे बाबलो फाइंड करो ना, हमें क्या पता, ये क्या मतलब होता है हमें क्या पता होगा नहीं होगा, पता लगाओ यार, चेक करो क्या -3 होगा नहीं होगा, चेक करो। तो A13 ये है, A13 का ये और ये हटा दिया, इसको सोल्व करो कितना आएगा तेजी में फटाफट। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, माइनस करेंगे वैल्यू बन जाएगी -3, तो ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, -3 ही माइनर है। फिर लिखा हुआ है माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो। ith रो भैया कॉलम भी तो हटाते हैं, रो थोड़ी हटाने का है, कॉलम भी तो हटेगा, तो ये इनकम्प्लीट है, दिस इज इनकम्प्लीट। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे jth रो भी, कॉलम भी तो होना चाहिए था, रो भी हटेगा कॉलम भी हटेगा। देखो मैंने यहाँ पे ये रो हटाया था, कॉलम भी हटाया था, तो रो कॉलम दोनों हटेंगे, सिर्फ रो नहीं हटेगा। ये वाला वैल्यू फॉल्स है, ए सही है, और ये वाला आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो मेरी बात आप, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, तो क्या ए बी और बी ए का माइनस करेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा? 100% सही है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको हर बार बताया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, बताया था माइनस वाला वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक होता है, प्लस वाला वैल्यू सिमेट्रिक होता है। अपने माइंड में सेट कर लो, माइनस वाला वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस वाला वैल्यू सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन में माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सही लिखा हुआ है, ट्रू है। तो क्या आपने ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए इसका यूज करा, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, बिल्कुल हमने इसी का यूज करा, ये भी सही है, दोनों की दोनों वैल्यू आपस में सही है। अगर दोनों की दोनों वैल्यू आपस में सही है और हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, बोथ ए और बी ट्रू हैं। ठीक है ना, स्टेटमेंट और रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए पे हम टिक कर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अगर ए और बी मैट्रिक्स हैं 3 ऑर्डर के, अगर डिटर्मिनेंट ए 5 है, डिटर्मिनेंट बी 3 है, तो क्या इसका वैल्यू 405 होगा? अभी देख लेते हैं भैया, 3 बाहर तो आएगा, ब्रैकेट से बाहर तो आएगा, लेकिन पावर 3 आएगी, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 3 की पावर 3 आएगी। साथ में डिटर्मिनेंट ए क्वेश्चन 5 बोल रहा है, डिटर्मिनेंट बी क्वेश्चन 3 बोल रहा है, तो ये 15 हो गया, और 3 की पावर 3 27 हो गया। ठीक है, 15 और 27 का मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट कर देते हैं, 27 और 15। ठीक है, 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 हो गया, यहाँ पे 13 आ गया, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 27 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, तो ये सही है भैया, 405 ही होगा। ठीक है, एकदम सही है। तो क्या इसका ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये होगा? बिल्कुल ये होगा, देखो हमने यहाँ 3 की पावर 3 बाहर लिखा है, तो ये भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। ए सही है, आर सही है, और आर ए का सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हमने यही वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। ठीक है मेरे दोस्तों, हमने यही प्रॉपर्टी यूज करी है, एकदम सही लिखा हुआ है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई अगर ए डिटर्मिनेंट 2 है और ए बी इनवर्स डिटर्मिनेंट -1/6 है, तो बी डिटर्मिनेंट -3 होगा या फिर बी डिटर्मिनेंट 3 होगा, ये बताइए। इन दोनों में से एक वैल्यू करेक्ट है, एक वैल्यू करेक्ट नहीं है। तो मेरे दोस्तों आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ए वाला वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, ए वाला वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे ऐसा समझो आप, ए वाला वैल्यू पॉजिटिव है और हमने इनको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पे आंसर नेगेटिव आया, देखो ये माइनस साइन नजर आ रहा है आपको, माइनस मल्टीप्लाई वैल्यू जो है वो माइनस आई है, तो पॉजिटिव को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर नेगेटिव आए? बताइए मेरे दोस्तों, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर माइनस हो जाए?
तो आप कहेंगे सर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आंसर नेगेटिव आएगा। तो देखो जरा इनमें से नेगेटिव कहाँ पे है। आप कहेंगे सर नेगेटिव ऊपर दे रखा है, तो वो वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। ठीक है, ऊपर ट्रू है नीचे फॉल्स है, तो ऑप्शन सी आंसर आ गया। तो मेरे दोस्तों इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को 30 सेकंड से पहले उड़ा सकते हैं। प्लस का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर माइनस आए, प्लस का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर माइनस आए, माइनस से करेंगे तो फिर बी ऊपर वाला सही है। ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू जो है वो सही है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें ये कहानी समझ नहीं आ रही है, हमें तो आदत है बेसिक मेथड की। सर वी नीड बेसिक, कैसे हुआ सर, कैसे बेसिक? यार बेसिक के चक्कर में ना आप अपना कबाड़ा कर रहे हो। एक नंबर के क्वेश्चन को उड़ाने के लिए 30 सेकंड की ट्रिक मैंने आपको सिखा दी, वो नहीं सीखनी आपको, लेकिन बेसिक, चलो कोई बात नहीं, बेसिक तो देख लो भैया। क्वेश्चन कह रहा था कि ए बी का जो इनवर्स है, ठीक है, ए बी का जो इनवर्स है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -1/6 है। तो ए बी का जो इनवर्स है इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, रेसिप्रोकल होगा, 1 ए बी डिटर्मिनेंट होगा, तो ये आपको 1/6 दिया हुआ है। तो अब ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 1/डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बी होगा, तो ये वाला वैल्यू -1/6 दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है कि ए का डिटर्मिनेंट 2 है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करना है 1/डिटर्मिनेंट बी से, और टोटल वैल्यू -1/6 है। तो इसको और इसको कैंसिल करेंगे 3 होगा, तो डिटर्मिनेंट बी जो है वो कुल मिला के -3 आ गया। ले हो बेसिक ये रहा जी। तो बेसिक के दम पे भी क्या पता चला, ये वाला सही है, -3 सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके। मैंने पहले ही बोला आपको कि ये सारी चीजें आपको अपने एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये बताना है कि 19वें नंबर का आंसर क्या है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है, डी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि भाई y अगर log x है तो इसका तीसरा डेरिवेटिव क्या ये होगा। करके देखते हैं यार, हमें क्या पता होगा नहीं होगा, करके देखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू में log x है, ठीक है, y log x है। y1 करा मैंने, पहला डेरिवेटिव करा 1/x आ गया। y2 करा मैंने, डबल डेरिवेटिव करा, माइनस में 1/x⁻2 आ गया। फिर y3 करा हमने, तीसरा डेरिवेटिव करा, तो तीसरे डेरिवेटिव करने के लिए हमने पहले इसको x⁻2 करके लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो माइनस ऑफ -2 आगे, और x की पावर पे एक पावर कम करनी है, एक पावर कम करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट, तो आंसर बनेगा 2/x⁻3, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, 2/x⁻3 इसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे 2/x⁻3 के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ओके, नेगेटिव लगा हुआ है, हमारा तो नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि ये वाला वैल्यू फॉल्स है। ठीक है भैया, ए वैल्यू फॉल्स है। अगर ए वैल्यू फॉल्स है तो ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है भाई, ए वैल्यू फॉल्स है तो ऑप्शन डी आंसर है, खेल खत्म हो गया भैया, खेल खत्म हो चुका है। ठीक है, सोचना मना है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, ए वैल्यू फॉल्स है। ठीक है ना भाई, यहाँ पे देखो क्या है, ये माइनस है, और हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया है, 2/x⁻3 प्लस आंसर आया है। फर्क होता है ना यार, माइनस आंसर प्लस आंसर में फर्क होता है, देयर इज डिफरेंस, फर्क होता है। तो फर्क होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। भाई ये जो कर्व आपको दे रखी है, इसकी अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करोगे एट x इक्वल टू 5 पे, तो क्या ये आंसर होगा, -1/26 होगा। और इसके साथ में कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 5 इज दिस। क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है, बिल्कुल ये होता है, बिल्कुल 100% ये होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आर सही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है, डेरिवेटिव में x इक्वल टू 5 पुट करना है। लेकिन ये वाला इसका रीजन थोड़ी है मेरे दोस्त, स्लोप ऑफ नॉर्मल में तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है ना, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, रेसिप्रोकल वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ। तो आर वैल्यू सही है, हमें देखना पड़ेगा कि अब ए सही है या नहीं सही है। तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पहले टेंजेंट की स्लोप आएगी, यानी कि m1 का वैल्यू आएगा 4x² का डेरिवेटिव टोटल 8x होगा, 14x का डेरिवेटिव 14 होगा। अगर 5 सब्सिट्यूट करेंगे
तो 5 8 जा 40 में माइनस कर देंगे 14, तो वैल्यू बन जाएगी 26। ठीक है, इसके बाद m2 आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब है -1/26 होगा। तो बिल्कुल सही है, -1/26 है, ये भी सही है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना भाई, M2 पे आने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है। देखो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल करा ना मैंने यहाँ पे आने के लिए, तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे दी जानी चाहिए थी। ठीक है, तो ये एकदम सही है, आर सही है, ए सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी वही है भाई, सेम वही है। तो देखो इसमें कहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर हम यहाँ पे 0 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे तो क्या ये माइनस में 1/3 होगा? और क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है? ये नहीं होता है, इसके आगे माइनस भी आता है। ठीक है, इसके आगे माइनस भी आता है, तो ये वाला वैल्यू फॉल्स है। ठीक है मेरे दोस्त, ये वाला वैल्यू फॉल्स है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये वाली वैल्यू सही लिखी है गलत लिखी है, लेकिन आपको मालूम है कि अगर आर फॉल्स है तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो आइए फटाफट तेजी में उड़ाते हैं। 2x² आपको दिया हुआ है, 2x² जो है सिंपल सा यहाँ पे 4x हो जाएगा, और 4x में एडिंग है 3। ठीक है, 4x में एडिंग है 3, अगर 0 पुट करेंगे तो 3 बनेगा। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दिस इज m1। m1 का वैल्यू 3 है, तो m2 का वैल्यू कितना होगा? -1/3 होगा। ठीक है, यानी कि ये सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बन गया। स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन फटाफट तेजी में उड़ाएंगे। तो पहले रीजन देख लो क्या कहते हैं। रीजन कहते हैं क्या मार्जिनल कॉस्ट एमसी जो है वो सी का डेरिवेटिव होता है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव होता है? बिल्कुल होता है, ये एकदम सही लिखा हुआ है। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये वाला वैल्यू। तो मार्जिनल कॉस्ट जब 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या 50 होगा? देखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो शी डैश एक्स बन जाएगा, टोटल मिला के 2x, और एडिंग कर देंगे 30। 10 पुट करेंगे तो टोटल बनेगा 20 प्लस में 30, और 20 प्लस में 30 बन जाएगा टोटल मिला के 50। तो ये दोनों 50 दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी सही है। तो क्या आपने मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव ही किया? बिल्कुल आपने डेरिवेटिव करा, तो ए सही है, आर सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट जो है क्या वो डीसी अपॉन डीएक्स एट एक्स इक्वल टू 1200 होगी? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। द टोटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द चीप एडिशन ऑफ ए बुक फॉर पुअर एंड डिजर्विंग स्टूडेंट इज गिवन बाय दिस। ठीक है भाई, ये आपको कॉस्ट दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है एक्सपेंडिचर के रूप में। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ सेट ऑफ बुक, इफ द मार्जिनल एक्सपेंडिचर इज इतना, डीसी अपॉन डीएक्स मार्जिनल एक्सपेंडिचर है, तो क्या मार्जिनल एक्सपेंडिचर 1200 का, यानी कि एक्स की वैल्यू 1200 पुट करेंगे तो क्या वो यही होगा? तो ये तो भैया एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला एकदम सही लिखा हुआ है, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। तो 3x² का डेरिवेटिव होगा टोटल 6x, और एडिंग करेंगे इसके अंदर कुल मिलाकर के 36। 1200 सब्सिट्यूट करना है, तो 6 12 जो होता है 72, तो 72 100 में एडिंग करेंगे 36, तो बनेगा 7236। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, दोनों वैल्यू सही है, और जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ए का। ओके मेरे दोस्त, फिर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसी लाइनें जो ओरिजिन से पास होती हैं, अगर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा क्या? क्या वो ये बनेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। तो जो ओरिजिन से लाइन पास होती है मेरे दोस्तों, जो ओरिजिन से लाइन पास होती है, उस लाइन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू में सी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू सी एक्स, इसका डेरिवेटिव करो, ये बन जाएगा dy अपॉन में dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में c। ठीक है भाई, dy बाई dx इज इक्वल टू में c, dy बाई dx का डेरिवेटिव जो है वो c है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, x सेम रहेगा, dy बाई dx का वैल्यू c आएगा, और y का डेरिवेटिव c इंटू एक्स है। तो क्या इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर 0 आएगा? बिल्कुल भैया, ये भी 0 है और हमारा आंसर भी 0 है, तो यानी कि बात बराबर है। एकदम सही लिखा हुआ है, ये वाला वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ये वाला वैल्यू सही है। तो
तो अब यहाँ पे कहते हैं इफ द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन, जैसे कि आपको ये दे रखा था y इक्वल टू सी एक्स दे रखा था, तो क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है जो दे रखा है, ये कैसे बनेगा? दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। इसमें कहते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या ये आंसर आएगा? वी नीड टू चेक, ये इसका आंसर आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे भैया dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स जो है वो e की पावर में x प्लस वाई है। ठीक है, इसको आप लिख दो, बन जाएगा e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर y, प्लस वाले को मल्टीप्लाई में कर दिया e की पावर x इंटू e की पावर y, और यहाँ पे रहेगा dy अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dy के डिनोमिनेटर में ey आएगा और यहाँ पे ex के साथ में dx आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे ex ही रहेगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा ये e माइनस वाई। ठीक है, e माइनस वाई के साथ यहाँ पे एक माइनस और आ जाएगा, तो माइनस ई माइनस वाई और ई एक्स है। ठीक है, ई माइनस वाई और ई एक्स है और यहाँ पे एडिंग कर देंगे सी वाला वैल्यू, तो ये माइनस को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो बनेगा ई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में ई पावर एक्स। ठीक है, और प्लस में सी। ठीक है, सी को प्लस लिखे, माइनस लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या यही आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ? बिल्कुल लिख के दिया, ये भी ट्रू है। तो क्या आपने इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेट करा? बिल्कुल वेरिएबल सेपरेट करा, दोनों बातें सही हैं, ए भी सही है, आर भी सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए सही है, आर सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ पा रहे हो? यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करा था, डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ गए हैं। क्या आपको हर एक बात समझ आ रही है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, और जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं, जो अप्रोच मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं, इन्हीं अप्रोच को आप लोगों को भी अप्लाई करना है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखिए इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बिल्कुल। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है? m और n जो है वो ऑर्डर और डिग्री है, m और n जो है वो ऑर्डर और डिग्री है, m जो है वो ऑर्डर है और n जो है वो डिग्री है, d फॉर डिग्री और o फॉर ऑर्डर। ठीक है, ये O है, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिग्री। तो ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसके अंदर? आप कहेंगे सर डबल डेरिवेटिव है, 2 ऑर्डर है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव है तो 2 ऑर्डर है। इस डबल डेरिवेटिव की पावर कितनी है? डबल डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना है? 4 है। ठीक है, तो m प्लस n 4 है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट वैल्यू बात है। ठीक है, लेकिन कहते हैं बोथ ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आर 2, बिल्कुल सही है। डिग्री ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों वैल्यू 2 है और हमने 2 को सोल्व करके ऐड करके 4 बना दिया, बिल्कुल सही है। तो आर भी सही है और ए भी सही है, ए सही है, आर सही है, दोनों अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट हैं, बढ़िया हैं। और आर ए का सही रीजन है, तो आप ए पे टिक कर देंगे भैया, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, आर में लिखा हुआ है डिग्री ऑर्डर दोनों के दोनों 2 हैं, तो क्या आपने वैल्यू 4 2 और 2 को प्लस करके बनाया है? बिल्कुल बनाया है, एकदम सही वाली बात है। अब देखो भैया, एक ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ गए हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऊपर आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर कहता है मीन ऑफ एक्स, जहां पर एक्स एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मीन ऑफ एक्स m होता है, इन्होंने लैम्डा लिखा हुआ है तो लैम्डा का वैल्यू मीन ही होता है। तो बताइए जरा, इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, लैम्डा वैल्यू क्या बनेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे भैया प्रोबेबिलिटी 4 इक्वल दे रखी है प्रोबेबिलिटी 5 के। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर 4 और इसके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे e की पावर माइनस लैम्डा और इसके साथ में लैम्डा की पावर 5 और इसके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5। ठीक है, ये वाली दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, इस वाले ने इसको कट करा, लैम्डा पावर रिमेनिंग रह गया, तो आंसर बना फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू में लैम्डा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू में फैक्टोरियल 4 के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 इक्वल टू में लैम्डा, ये दोनों कैंसिल, तो लैम्डा का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू 5 आ गया, लैम्डा वैल्यू 5 है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, इस पर टिक कर देंगे। ठीक है भाई, ये वाला वैल्यू सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके मेरे भाई, फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मीन वेरिएंस से बड़ा होता है?
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मीन वेरिएंस से बड़ा होता है, यानी कि क्या एनपी का वैल्यू ग्रेटर होता है एनपीक्यू से, क्या एनपी का वैल्यू बड़ा होता है एनपीक्यू से, एनपी एनपी कट करेंगे तो क्या 1 का वैल्यू ग्रेटर होता है क्यू से? बिल्कुल मेरे दोस्त, जो क्यू का वैल्यू है, जो Q का वैल्यू है वो 1 से छोटा होता है, फ्रैक्शन में होता है, और एक फ्रैक्शन 1 से तो छोटी ही होगी ना मेरे भाई, फ्रैक्शन 1 से छोटी ही होगी ना। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू लिखी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1, ये वाली भी सही है। प्रोबेबिलिटी 1 और 1 से छोटी होती है, प्रोबेबिलिटी 1 और 1 से छोटी होती है, लेकिन 1 से छोटी कितनी, नेगेटिव तो नहीं होती। तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, लिखा तो सही है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होने की वजह से फॉल्स हो गया। भैया प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है, 1 भी होती है, 1 से छोटी भी होती है, लेकिन 1 से छोटी कितनी, माइनस में तो नहीं होती ना। माइनस का 0.5 भी तो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कितना, 0 से ग्रेटर। यहाँ पे 0 से ग्रेटर नहीं लिखा हुआ, तो डेट इज वाई हम ए पे ट्रू टिक करेंगे, बी पे फॉल्स करेंगे। ए सही है और जो आर है वो गलत है, इस पे टिक कर देंगे, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कुहू और बीना, कुहू और बीना जो हैं आर इक्वली कैपेबल ऑफ बैडमिंटन प्लेयर, दोनों इक्वली कैपेबल हैं, दोनों की एक जैसी क्षमता है, कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है, कहने का मतलब ये है। द प्रोबेबिलिटी डेट बीना विल बीट कुहू, बीना हरा देगी कुहू को, ठीक है, बीना हरा देगी कुहू को 3 गेम में 4 में से, यानी कि 4 गेम खेली जाएंगी तो 3 गेम में जो है वो बीना जीत जाएगी। क्या इसका प्रोबेबिलिटी 25% होगा? चेक करना पड़ेगा, हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा इसको, ठीक है, वी नीड टू डिटरमाइन। तो आप लिखेंगे भैया एन का वैल्यू 4 है और हमें चाहिए आर का वैल्यू 3, ठीक है ना। 4 में से 3 गेम, 4 गेम खेली गई, 3 में बिना जीत गई, तो 4 में से 3 गेम। इसके बाद P का वैल्यू और Q का वैल्यू इक्वल कैपेबल है, 1/2 रहेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो NCR यानी कि 4C3, ठीक है, NCR 4C3, फिर P की पावर R यानी कि 1/2 की पावर 3, और Q की पावर 4, Q की पावर N माइनस R, तो 1/2 की पावर 1, 4 में 3 माइनस करा तो 1, 4C3 यानी कि टोटल 4 होता है, ठीक है, 4C3 4C1 होता है, 4C1 4 होता है, 4 के साथ में ये कितना है 1/, ये 8 आ गया, ठीक है, 1/8 आ गया, और साथ में 1/2 आ गया, 8 टू जा कितना हो गया 16 हो गया, तो 4/16, 4/16, 1/4, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 25% आ गया, ठीक है, 25% आ गया, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और क्या आपने इसको सॉल्व करने के लिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करी है? बिल्कुल अप्लाई करी है, 100% अप्लाई करी है। ए सही है, आर सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे, ठीक है भैया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर देखो एक ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन वैल्यू 200 है, पी वैल्यू ये है, एन वैल्यू बहुत बड़ी है, पी वैल्यू बहुत छोटी है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मीन वैल्यू चाहिए होगा, मीन वैल्यू यानी कि लैम्डा चाहिए होगा, लैम्डा होता है n इंटू पी, तो n इंटू पी यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 0.04, कुल मिलाकर वैल्यू बनेगी 8, ठीक है, मीन वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। तो ये कहते हैं क्या मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 8 है? बिल्कुल सही है भैया, मीन जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का 8 है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रोबेबिलिटी ये बनेगा, x इक्वल टू 4 का प्रोबेबिलिटी ये बनेगा, देखना पड़ेगा हमें, ये चेक करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में r का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ r। तो यहाँ पे बनेगा ये e की पावर -8 इंटू में 8 की पावर 4, क्योंकि हमें 4 चाहिए ना, देखो x इक्वल टू 4 है, 8 की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। तो ये बनेगा e की पावर -8 इंटू में 8 की पावर 2 64 होती है ना, तो 64 इंटू में 64 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है, यह आ गया आपके पास। तो 4 के टेबल पर ये वाला वैल्यू कैंसिल होगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 2 के टेबल पर ये वाला वैल्यू कैंसिल होगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा,
ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 रहेगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो e पावर 8 रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 8 4 जा 32 और 8 6 जा 40, 512 आएगा। तो बिल्कुल सही है भैया, यही वाला प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नोट हो रखा है, 512 अपॉन में 3e8। तो ये वाला भी एकदम सही है। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों के दोनों वैल्यू सही लिखी हुई हैं, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस पे बी पे टिक कर देंगे, ठीक है, बी पे टिक कर देंगे भैया, इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। ओके, समझ लो मेरी बात को। फिर देखो एक ये वाला क्वेश्चन इन्फ्रेंशियल स्टैट्स पर आ चुके हैं मेरे दोस्तों। हर चैप्टर का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, हर चैप्टर का क्वेश्चन करवा रहा हूं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। 100% ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा मतलब जैसे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। ओके, तो कहते हैं आपको कि भाई सिंपल रैंडम सैंपल में 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 3 5 और 7, ठीक है, 1 3 5 और 7, ये 4 ऑब्जर्वेशन है। तो क्या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेशन 2.52 होगा? मेरे दोस्तों बताइए क्या 2.52 होगा? तो हमें देखना पड़ेगा होगा नहीं होगा। लेकिन क्या हम वो पता करने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सही है। आर वैल्यू सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन ए सही है या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से ए सही होगा, क्योंकि आर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो 100% 99% बोलना चाहिए, 100 तो नहीं बोलना चाहिए, 99% इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपको एक्स बार चाहिए, ठीक है, इसका एक्स बार फाइंड करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है, एक्स बार 4 हो जाएगा। फिर आपको समेशन एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, तो 1 में 4 माइनस करेंगे 3 होगा, यानी कि टोटली 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बनेगा रूट ऑफ 20 अपॉन में 3, ठीक है, रूट ऑफ 20 अपॉन में 3, 4 में 1 माइनस करेंगे 3, 20 अपॉन में 3, 20 अपॉन में 3 का मतलब है बनेगा रूट ऑफ 6 पॉइंट में 66 या 67 कर लो आप, ठीक है, 6 पॉइंट में 67। तो क्या 6.67 का रूट 2.52 होगा? मेरे दोस्तों क्या 2.67 का रूट 2.52 होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, तो 2.52 ही होगा। तो ये ट्रू है, ट्रू है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। एक बच्चा कह रहा है सर ये नहीं आ रहा है, मैंने अभी इसको सोल्व करा है, ये नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है 2.58। कितना आंसर आ रहा है? 2.58 आ रहा है। अगर आंसर 2.58 आ रहा है मेरे दोस्त, तो ये वाला वैल्यू जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। अगर गलत लिखा हुआ है तो इस केस में ए गलत है, और अगर ए गलत है तो फिर आपका आंसर आएगा ये वाला। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ए गलत है ना मेरे दोस्त, ए गलत है, ए गलत है, तो ये वाला आंसर आएगा, ऑप्शन डी आंसर आएगा, ठीक है। ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। 2.58 आ रहा है तो ऑप्शन डी होगा, 2.52 आएगा तो ऑप्शन ए होगा। ध्यान से करना आप इसको, ओके। फिर देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, कहते हैं क्या कहते हैं, ए सर्वर चैनल मॉनिटर्ड फॉर एन आर was found to have a estimate mean इतना, सॉरी estimate mean of 20 transaction per minute, ठीक है, was found estimate mean of 20 transaction per minute, okay, the variance is known to be 4, okay, variance value 4 है। तो क्या स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू ये होगा? भैया क्या स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू ये होगा? तो वेरिएंस वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा हुआ है एन मॉनिटर 1 घंटे के लिए मॉनिटर करा और पता लगाया कि 20 ट्रांजैक्शन का एस्टिमेट मीन कितना है 1 मिनट का। अब वो मीन वैल्यू है क्या वो नहीं दे रखी है, वो उसकी इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस वैल्यू 4 है। अगर वेरिएंस वैल्यू 4 है तो आपको एच डी वैल्यू पुट करनी है। मेरे दोस्तों क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। एक सर्वर चैनल को मॉनिटर करा, 1 घंटे के लिए मॉनिटर करा, मॉनिटर करने के बाद पता चला हर 1 मिनट में 20 ट्रांजैक्शन होती हैं, हर 1 मिनट में 20 ट्रांजैक्शन होती हैं, लेकिन उसका मीन क्या है वो नहीं पता है, ठीक है। 20 ट्रांजैक्शन की हर मिनट का मीन पता किया गया, लेकिन वो मीन है क्या वो नहीं पता।
तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि भैया x बार जो है वो नहीं पता है, लेकिन n कितना है वो पता है, 20 है। 20 ट्रांजैक्शन को चेक करा, उसके बाद वेरियांस का वैल्यू कितना है, ये 4 है। अगर वेरियांस 4 है तो सिग्मा कितना होगा, 2 होगा। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट करना है, तो ये 2 है। n कितना है, 20 है, यानी कि रूट ऑफ 20 है। ठीक है भाई, कितना है, रूट ऑफ 20 है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो कितना बनेगा ये आंसर, ये आएगा आपके पास 2√20 अपॉन में 10। ठीक है, 2√20 अपॉन में 10, 2√20 अपॉन 10 यानी कि रूट ऑफ 20 अपॉन में 5। ठीक है, रूट 20 अपॉन में 5 आ गया। ये कितना आ गया है मेरे दोस्त, √20 अपॉन 5। हमने इसका रेशनलाइज करा। ठीक है, रेशनलाइज करा। क्या कर रहा हूँ मैं यार, क्या कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा, क्या हो गया मुझे इस क्वेश्चन में, रेशनलाइज गलत कर दिया बताओ मैंने। ये है 2 अपॉन में रूट ऑफ 20, मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ऑफ 20 अपॉन में रूट ऑफ 20। ठीक है, ये बन जाएगा 2√20 अपॉन में 2020, यानी कि आंसर बनेगा रूट ऑफ 20 अपॉन में 10। ठीक है भाई, कितना आंसर बनेगा, √20 अपॉन 10 बनेगा। तो फटाफट तेजी में आप पता कर लो 20 का रूट होता कितना है। ठीक है, 20 का रूट कितना होता है और उसको फिर 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, 20 का रूट कितना होता है और उसको 10 से डिवाइड करना है। तो 20 का रूट मेरे दोस्त मेरे भाई होता है 4.47। ठीक है, कितना होता है, 4.4721 होता है, 4.4721। हमें इसको 10 से डिवाइड करना है तो बन जाएगा 0.44721। ठीक है, ये वाला वैल्यू बनेगा 0.44721। तो ये जो यहाँ पे नोट हो रखा है ये गलत है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू गलत है। तो ए वैल्यू गलत है और ये वाला वैल्यू सही है। ठीक है, एक गलत है एक सही है, तो इस पे टिक कर देंगे भैया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखो भाई, फिर यूनिट नंबर 7 पर आ गए हैं। यूनिट नंबर 7 का मतलब है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की असर्शन रीजन क्वेश्चन पर आ गए हैं। स्टार्ट किया था मॉड्यूलो अर्थमेटिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करा था, और अभी के टाइम पर हम कहाँ पर आ गए हैं भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, फाइनेंशियल मैथ्स पर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के आप नोटिस कर सकते हो मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर को पिक करने की कोशिश करी है। अब एक बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा, सर टाइम सीरीज कहाँ पर है, टाइम सीरीज आपने नहीं लिया है मेरे दोस्त, टाइम सीरीज से केस स्टडी नहीं आएगी। अभी के अभी तुरंत की तुरंत आप नोट कर लो, टाइम सीरीज के चैप्टर से केस स्टडी नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब फटाफट तेजी में आप इसको उड़ाओ और इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, अब इसको उड़ाओ फटाफट तेजी में। मशीन का कॉस्टिंग है 50,000, 4 साल तक यूज करेंगे, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, 4 साल बाद में बेचेंगे, 10,000 में बेचेंगे, क्या एनुअल डेप्रिसिएशन 10,000 होगा, पता करो फटाफट, फटाफट तेजी में पता करो। एनुअल डेप्रिसिएशन होता है कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एन। तो कॉस्ट वैल्यू 50,000 है, 50,000 माइनस में स्क्रैप है आपका 10,000, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि 40,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर कितना आएगा, 10,000 आएगा। यही यहाँ पे नोट हो रखा है 10,000। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000। तो क्या आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करा, बिल्कुल ये ट्रू है और ये ट्रू है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। ठीक है भैया, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। फिर देखो एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भाई अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, इन्फ्लेशन अगर 2% है, इफेक्टिव रेट कितना है, दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10.5 आएगा। तो क्या 10.5 लिखा हो, बिल्कुल सही है, ये वाली बात सही है। ठीक है, एकदम सही लिखी हुई है। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है अगर साल के अंत पे, यानी कि कहने का मतलब है एक साल में एक बार ही कैलकुलेशन की गई, तो अगर एक बार में एक ही बार कैलकुलेशन की गई है तो क्या इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, ट्रू है। लेकिन 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 आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे दोस्त, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर बनेगा। ठीक है, दोनों चीजें लिखी हुई अपनी जगह सही हैं, ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर देखो एक ये क्वेश्चन कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर बिगिनिंग मनी वर्थ 6% इफेक्टिव इतना। भाई दोनों स्टेटमेंट सेम लिखी हैं, बस आपको पता करना है कि ये वाला अमाउंट सही है या ये वाला अमाउंट सही है, दोनों में से कौन सा अमाउंट सही है।
फॉर्मूला आपको लगाना है P इज इक्वल टू में R प्लस में R अपॉन I। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? आपने मेरी अभी तक वन शॉट वीडियो क्यों नहीं देखी मेरे दोस्त? आपने अभी तक वन शॉट वीडियो क्यों नहीं देखी? हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था मेरे भाई, एकदम बेहतरीन लेवल से। एग्जाम का टाइम चल रहा है फिर भी आपको बेसिक लेवल से मैंने एक्सप्लेन करा था। एट द बिगिनिंग मेरे भैया, एट द बिगिनिंग में R प्लस R बाय आई होता है, और अगर R प्लस आई होता है तो मेरे हिसाब से ये सही है, ये गलत है। और अगर ऐसा ही है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने तो बिना सोल्व करे आंसर टिक कर दिया। आप इसको अपने आप सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ऑप्शन सही टिक करा या नहीं टिक करा। ठीक है, अपने आप सोल्व करना है इसको। आर का वैल्यू आपको 3120 दिया हुआ है। ठीक है, आर का वैल्यू जो है ये 3120 है, और आई का वैल्यू जो है वो आपको 0.06 दिया हुआ है। ठीक है, 0.06 दिया हुआ है। तो ये आप अपने आप करना, चेक करना ये वाला वैल्यू सही है, ये वाला वैल्यू सही है, कौन सा वैल्यू सही है, जो मैंने ऑप्शन टिक करा है वो सही टिक करा है नहीं टिक करा है। इतना तो कर लो यार, ऐसे करोगे अब छोटी सी कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप? बताओ मेरे को, आर प्लस आर बाई आई करना है, आप नहीं कर सकते क्या? मैंने बता दिया है कि आर ये है, आई ये है, फॉर्मूले में पुट करके प्लस करना है, आप नहीं कर सकते तो भूल जाओ, 80 में से 80 नंबर आएंगे आपके। अगर आप ये नहीं कर सकते तो भूल जाओ, 80 में से 80 नंबर आएंगे, और कर सकते हो तो खुश हो जाओ, 80 में से 80 आप लोगों के ही आएंगे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप इसको सॉल्व करो यार, अपने आप चेक करो क्या बनता है क्या नहीं बनता। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर देखो एक ये क्वेश्चन है, कहते हैं क्या कहते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी 500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, एट द ईच क्वार्टर बी 40,000 इज 5%। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा? ये हमें पता करना है, तो पता कर लेते हैं। ठीक है, पता कर लेते हैं। एट द एंड की वैल्यू है तो P इज इक्वल टू में R अपॉन आई रहेगा, जहां पर I का वैल्यू है स्मॉल r अपॉन n। ठीक है, n क्या है, क्वार्टर की वजह से 4 है तो R बाय 4 आ गया। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख लो, I इज इक्वल टू में कैपिटल R अपॉन P। तो कैपिटल R है, R अपॉन में 4, तो R अपॉन में 4। रेगुलर पेमेंट कितना है, 500 है, 500 रुपया पे कर रहे हैं परपेचुटी के अंदर। टोटल अमाउंट कितना है, 40,000 है। ठीक है, 40,000 है। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट कर दिया, 4 के टेबल पे हमने इसको कट कर दिया, 100 आ गया। तो R का वैल्यू बना है 5 अपॉन में 100, परसेंटेज चाहिए, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 कैंसिल, तो 5% आंसर आ गया, यानी कि ये सही है। तो क्या हमने R वैल्यू पता करने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करा? बिल्कुल, ये भी सही है, A भी सही है, R भी सही है, R A का सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर A पे टिक कर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर A पे टिक कर देंगे। इसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे माइनस करो आप इधर। ठीक है, यहाँ पे माइनस करो आप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। कहता है मिस्टर रॉय परचेज ए होम ऑफ 2 लाख इन 2012। मैं यहाँ पे डेटा नोट कर देता हूँ। 2012 में 2 लाख रुपये का इन्होंने घर परचेज करा। In the next 2 year, homes in the neighborhood have been selling well due to the new shopping plaza। ठीक है, नया शॉपिंग प्लेजा खुल रहा था तो इनके आसपास वाले घर अच्छे दामों पर बिके। ठीक है, अ कपल माइल्स अवे, ठीक है, विच इंक्रीज द मार्केट वैल्यू, जिन्होंने इनके घर का मार्केट वैल्यू बढ़ा दिया। तो 2017 में ही डिसाइडेड टू डाउनसाइज एंड सेल हिज होम based on current market price during this time he was able to solve his home 2,50,000। तो भैया 2017 में इन्होंने 2,50,000 का घर बेच दिया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या रेट ऑफ रिटर्न 25% है। अभी पता लगा लेते हैं। ये वाला आपका फाइनल वैल्यू है, ये वाला आपका इनिशियल वैल्यू है, जिसको इन्होंने ओरिजिनल वैल्यू और करंट वैल्यू करके बोला हुआ है। तो ये वाला आज का वैल्यू है, तो ये वाला करंट वैल्यू है मेरे दोस्त। ये वाला पुराना वैल्यू है, तो आप इसको ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू जिस पे आपने घर परचेस करा था। हमारा रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इन्होंने आपको ये करके लिख के दिया हुआ है, करंट वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो एक तरीके से ये वाला वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ये वाला वैल्यू ट्रू है। अब पता करते हैं क्या 25% आंसर आ रहा है। तो 2.5 लाख में 2 लाख माइनस करेंगे 50,000 आएगा।
ठीक है भाई, कितना आएगा, 50,000 आएगा। 50,000 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 2 लाख से। ठीक है, 50,000 को 2 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ये 4 की 4 जीरो, 4 की 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये एक जीरो कैंसिल होएगी। 2 पे 10 कैंसिल करेंगे, 5 आएगा। 5 इंटू 5 25% आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ये वाला भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं ना, इन्हीं लेवल का असर्शन रीजन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इन्हीं लेवल का सेशन रीजन आएगा। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर एलपीपी नहीं करवाई आपने। नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है एलपीपी से असर्शन रीजन नहीं आएगा। और अगर आप एलपीपी का असर्शन रीजन कर रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग यूर टाइम। ठीक है, आप अपना समय खराब कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों अपना समय खराब मत करो। ठीक है, अपना समय खराब मत करो। ये वाले प्लेलिस्ट को जाकर देखना चालू कर दो। ये वन शॉट सीरीज का है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, और सेशन रीजन का अभी आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, और एक केस स्टडी का भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चंस का भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, मतलब कि इसी वाले में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाओ, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, ये वाला सेक्शन आपको नज़र आएगा। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाली प्लेलिस्ट जाके चेक करो, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। एलपीपी का असर्शन रीजन करने से आपके नंबर नहीं आएंगे, ये चीज करने से नंबर आएंगे मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, थोड़ा सा बेनिफिट उनको भी दे दो। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।